अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। 31 जनवरी की डेडलाइन मुस्तरद। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के लिए किसी भी डेडलाइन को कबूल करने से मुकम्मल तौर पर हाथ खड़े कर दिए गए हैं और इस बात का फैसला कर लिया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिन्होंने कल इमरान खान के साथ अडयाला जेल में मुलाकात की थी, उनकी मुज़ाकराती टीम ने, और उस मुज़ाकराती टीम ने इमरान खान के साथ मुलाकात के बाद इस बात का ऐलान किया था कि इमरान खान की ये ख्वाहिश है कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये 31 जनवरी तक पाए तकमील तक पहुंच जाए और उनका फाइनल आउटकम सामने आ जाए। तो इसका मतलब यह है कि हुकूमती ज़राए ने इस बात को ज़रा एक मुख्तलिफ अंदाज में लिया है और उनका यह कहना है कि इमरान खान इन मुज़ाकरात के लिए गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इन मुज़ाकरात के लिए किसी तरह की कोई भी डेडलाइन को कबूल नहीं किया जाएगा। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात न सिर्फ जारी रखे जाएंगे बल्कि इस बारे में हतमी राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 जनवरी को होने वाली सिटिंग में वो जो तहरीरी मुतालबात उनकी तरफ से सामने आ रहे हैं उसको देख कर ही तय किया जाएगा कि जनाब मुज़ाकरात किसी हदूदो क़यूद के अंदर होंगे, किसी मखसूस टाइम फ्रेम के अंदर होंगे या नहीं। अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि हुक्मरान इत्तेहाद ने इस्लामाबाद में एक महफिल मुशावरत को मुनक्कद किया था और इस महफिल मुशावरत में इस बात का फैसला किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात मुफाहमत का अमल मुकम्मल होने तक जारी रहेंगे। और इस महफिल मुशावरत में इस नुक्ते पर भी गौर किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ताबे किया जाए और उन्होंने इस अहम तरीन पोलिटिकल डेवलपमेंट और पोलिटिकल डॉक्यूमेंट का सिग्नेटरी बनाया जाए। इस हवाले से हुक्मरान इत्तेहाद के एक सरकर्दा रहनुमा और मुज़ाकराती टीम के अहम रुकन ने भी चंद इंकशाफात किए हैं, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और खबर का तज़किरा करना आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस खबर का ताल्लुक एक चस्के से है और चूँकि हमारा जो सियासत है इस वक्त वो इन चस्केबाजियों से ही इबारत है, तो इस हवाले से खबर गर्म है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जो मुमकिन तौर पर इलामा अडयालवी और उनकी एहलिया पिंकी पीडी के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी और सुबकी का सबब बनने जा रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इमरान खान के एक बहुत ही करीबी करैक्टर यानी सिंगर सलमान अहमद साहब, जिन्हें हाल ही में बुशरा बीबी पर तनकीद करने के जुर्म में पार्टी से निकाल दिया गया और वो भी किसी तंजीमी कार्रवाई के मुकम्मल किए बगैर। यानी ना तो उनसे शोकाज उनको जारी किया गया, ना ही उनसे इन बयानात के बारे में जवाब तलब किया गया, ना ही इस मामले को डिसिप्लिनरी कमेटी में भिजवाया गया और ना ही उनका मौक़िफ़ सुना गया। उनको एकदम इमरान खान के अहकामात पर जनाब बैरिस्टर गौहर खान साहब ने पार्टी से निकाल भी दिया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम को उनके ऊपर खुला छोड़ दिया गया। और इस तमाम सिचुएशन ने जनाब सलमान अहमद को बहुत ही ज़्यादा दिल गिरफ्तार किया है और उनके हवाले से कुछ और चीज़ें भी सामने आ रही हैं। अगर आपको याद हो तो हालिया दिनों में मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर बैठकर फैसल वाउडा ने एक सर्विस प्रोवाइडर का जिक्र किया था और उन्होंने कहा था कि जनाब हम भी उस सर्विस प्रोवाइडर से जो है वो खिदमात वसूल करते रहे हैं, हासिल करते रहे हैं और इमरान खान के लिए भी उनकी जो सर्विसेज थी वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल थी। अब बताया ये जा रहा है कि उस सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वो जो तमाम सर्विसेज फराहम की गई हैं और उन सर्विसेज के हवाले से उनके पास जो डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, यानी मोबाइल फ़ोन के डाटा के अंदर उनके पास जो जो कॉरस्पॉन्डेंस मौजूद है, तस्वीरें जो शेयर की गई हैं, इस हवाले से जो भी चीज़ें हैं अब वो मीडिया के सामने लाने लगे हैं और बताया ये जा रहा है कि इनफैक्ट रेहाम खान जो कि इमरान खान की साबिक एहलिया थी, उन्होंने अपनी किताब के अंदर इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से जो चीज़ें वो सामने लेके आई थी। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इनफैक्ट रेहाम खान की किताब के अंदर दिए गए कंटेंट को कंसोलिडेट भी करेंगी और उसके साथ साथ आयशा गुल अलई की तरफ से जो इल्ज़ामात इमरान खान की तरफ उनके ऊपर आयद किए गए थे उसकी भी तौसीक करेंगी। और उसके बाद वो जो हाजरा खातून थी जिन्होंने भी एक किताब लिखी थी और उसके अंदर उन्होंने इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी बहुत कुछ लिखा था, वो तमाम चीज़ें सामने आने जा रही हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि ये किसी को पसंद आए या ना पसंद आए, क्योंकि ये एक हकीकत है कि इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी, निजी ज़िंदगी कोई इतनी ज़्यादा मुतासर कुन नहीं है कि जनाब उस पर ये बंदा कह सके कि ये बंदा वाक़ईतन कोई एक दरवेश सिफ्त आदमी है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। उनकी जो पूरी की पूरी ज़िंदगी है वो एक गुनाहों से इबारत है और अल्लाह ताला
जो है वो हाल जाने वाला है। अलबत्ता चूंकि ये खबर थी, इसका आपके साथ जिक्र करना जरूरी था, इसलिए मैंने ये खबर आपके साथ शेयर कर दी है कि आने वाले चंद रोज में और मुमकिना तौर पर इमरान खान के खिलाफ ये जो फैसला होने जा रहा है 190 मिलियन पाउंड्स का, उससे पहले ये वाला जो बम है ये फूट जाएगा। और ये वाला बम जो है न सिर्फ फूटेगा बल्कि वो तमाम इंटरनेशनल हैंडलर्स जो इस वक्त इमरान खान के लिए बहुत ही ज्यादा सरगर्म है, ये उनके लिए भी सुबकी का सबब बनेगा। अलबत्ता ये जो सारी सूरत हाल है, कतई नजर इसके ये जो मुज़ाकराती अमल है ये जारी रहेगा। मामला कुछ ये है कि हालिया दिनों में आपको पता ही है कि मुज़ाकरात जारी हुए, फिर इमरान खान के कहने के ऊपर मुलाकात हुई उस मुज़ाकराती टीम की जो इमरान खान ने नॉमिनेट की थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मुज़ाकराती टीम के 4 अहम तरीन किरदारों ने जो पहला दौर हुआ था मुज़ाकरात का, उसके अंदर शिरकत नहीं की थी। मुज़ाकरात के साथ शिरकत की थी सिर्फ पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की तरफ से नामजद 3 अरकान में से, जिनमें से सिर्फ एक का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, यानी साबिक स्पीकर नेशनल असेंबली असद कैसर साहब। अलबत्ता इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात करने वाले जो सातों के सातों लोग थे जिनको इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम के लिए नामजद किया था, उन्होंने मुलाकात भी की और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी और साहबजादा हामिद रजा ने इस हवाले से इमरान खान की इस ख्वाहिश या इमरान खान की तरफ से दी जाने वाली डेडलाइन का इजहार किया। और उनका यह कहना था कि इमरान खान का हुक्म है कि हम 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं। मुज़ाकरात को उमर अयूब डील कर रहे हैं। साहबजादा हामिद रजा का यह भी कहना था कि 26 नवंबर पर वाज़े मौक़िफ़ है कि गोली चली और इस दिन हमारे 13 कारकुनान शहीद हुए हैं। कारकुनान को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। जिन्होंने गोली चलाने का हुक्म दिया वही 26 मई के वाक़े के जिम्मेदार हैं। हामिद रजा ने इस मामले पर इस बात का भी इजहार किया कि इमरान खान के ऊपर जो गोली चली थी वजीराबाद के मुकाम पर और उसके बाद इमरान खान के साथ जिस तरह का भी सलूक किया गया, जेल डाला गया वगैरह वगैरह, हामिद रजा का ये कहना है कि इमरान खान जो हैं वो पाकिस्तान और पाकिस्तान की बका के लिए खुद से होने वाले सारे नारवा सलूक को माफ़ करने के लिए तैयार हैं। हमारे 2 ही मुतालबात हैं। 9 मई के मामले पर जो हम पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जाए और सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो 9 मई और 26 नवंबर के जो सूरत हाल है, जो कुछ हुआ, उसकी तहकीकात करे। अब अगर आप गौर करें तो इनफैक्ट इमरान खान जो है वो कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद कर रहे हैं और एक जानिब वो मुज़ाकरात के लिए डेडलाइन का जो है ऐलान कर रहे हैं कि 31 जनवरी तक हम सिर्फ इंतजार करेंगे और उसके बाद हम अपना जो अगला फाइनल कार्ड है वो खेलने की कोशिश करेंगे। और इस हवाले से शानदाना गुलजार ने, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA भी हैं, उन्होंने वही न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इमरान खान की कॉल के ऊपर सरकारी सतह पर अगर उसको कहा जाएगा और अंदरून मुल्क उसके लिए कहा जाएगा तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत बिजली और गैस के वाजिबात यानी उनके जो बिल्स हैं वो अदा करना बंद कर देगी। और ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वजह से है कि ये दस्तूर पाकिस्तान के मुनाफी भी है और इस तरह का इकदाम करना यानी रियासती सतह पर एक सूबा अगर वफाक को वाजिबात अदा करने से इनकार कर दे तो ये उस हल्फ की भी खिलाफ वर्जी है और दस्तूर पाकिस्तान की भी खिलाफ वर्जी है। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान के ज़हन के अंदर कुछ और चीजें भी चल रही हैं जो कि मुमकिना तौर पर गोल्डस्मिथियन प्रोजेक्ट का कोई अगला हिस्सा हो सकता है। दूसरी जानिब हुक्मरान इत्तेहाद के एक अहम मुज़ाकरातकार जनाब इरफान सिद्दीकी साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन मुतालबात को खास तौर पर डेडलाइन के हवाले से इसको मुकम्मल तौर पर इग्नोर करने का इशारा दिया है और उनका यह कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो तहरीरी मुतालबात आएंगे सिर्फ उन्हीं तहरीरी मुतालबात पर ही गौर किया जाएगा। उसके अलावा बानी PTI यानी इलामा अडयालवी क्या कहते हैं या उनसे मिलने वाले, उनसे मुलाकात के बाद अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर जो भी इज़हार ख्याल करते हैं, मुज़ाकरात का अमल इस सारे अमल से मावरा होगा। और ख़ुद उन्होंने इस बात का इंकिशाफ भी किया कि मुज़ाकरात के पहले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा लीडरान और उस मुज़ाकराती टीम के अंदर शामिल दीगर अफराद ने इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया
کہ عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیا کہتا ہے, عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم کیا کہتی ہے, یا خود عمران خان کی طرف سے اڈیالہ جیل سے جو بھی بیانات آتے ہیں اس کو ایک سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے, مذاکرات کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا. یعنی پی ٹی آئی رہنماؤں نے مذاکراتی عمل کے پہلے اجلاس سے ہی خود کو عمران خان کے بیانات سے الگ کر لیا تھا, اور عرفان صدیقی کے مطابق یہ ایک بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر رہنما یا کارکنان اس وقت جو قید ہیں مختلف الزامات کے تحت, پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم اس بارے میں بخوبی آگاہ ہے کہ جیلوں سے رہائی کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے, اور عرفان صدیقی صاحب کی اس بات میں بہت ہی زیادہ وزن بھی ہے, اور اس بات کے اندر اس معاملے کا اشارہ بھی ہے کہ اگر رہائی ہوگی تو وہ کدھر سے ہوگی. یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رہائی شاہی کرنے کا جو معاملہ ہے یہ ہمارے بس سے باہر ہے, ہم کسی کو رہا نہیں کر سکتے. ہاں, اگر عدالتی عمل کے ذریعے یا دیگر کسی اور وسیع تر مفاہمت کے چکر میں اگر کوئی رہائی شہائی ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارا کوئی عمل نہیں ہوگا. اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ جو مذاکراتی ٹیم تھی اس نے پہلے اجلاس میں اس بات سے اتفاق بھی کیا تھا کہ جناب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم رہائی کے مطالبات کے اوپر بھی کوئی دباؤ نہیں ڈالیں گے, اور رہائی کیسے ہوگی اس کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ رہائی کے لیے ہمیں عدالتوں کے دروازے ہی کھٹکھٹانا پڑیں گے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کو اس بارے میں بھی آگاہی حاصل ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے رہائی کے لیے کون کون سے آپشنز موجود ہیں, ان کو کون کون سے دروازے کھٹکھٹانے ہیں, لہٰذا یہ ایک امپورٹنٹ پیش رفت ہے. دوسری جانب یہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کے بعد حکمران اتحاد میں جو شامل جماعتیں ہیں ان کا آپس کے اندر ایک جو ہے نا وہ مشاورت ہوئی, اور اس حوالے سے خالد مقبول صدیقی صاحب جو کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر بھی ہیں, انہوں نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے جو تمام آپشنز ہیں وہ کھلے ہیں کیونکہ ان کا ڈومیسائل پنجاب کا ہے, اور یہ جو ڈومیسائل والی بات ہے یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے, کیونکہ اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی بھی اسی ڈومیسائل کے معاملے کو لے کر کافی مرتبہ اشارے کر چکی ہے کہ پنجاب کے ڈومیسائل کی ویلیو باقی صوبوں کے ڈومیسائل کے ویلیو سے ذرا مختلف ہے, اور جو بھی پنجاب کے لیڈرز ہوتے ہیں پولیٹیکل لیڈرز ان کو ذرا تھوڑی سی رعایتیں ملتی ہیں. البتہ اس محفل مشاورت کے اندر اس بات پر بخوبی ذکر کیا گیا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے اندر کون کون سے آپشن استعمال کرنے چاہیے, ان کو چارٹر آف ڈیموکریسی کے تابع لانا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تجویز بھی زیر غور آئی کہ اس مذاکراتی عمل میں دو اور شخصیات کو بطور مبصر شامل کیا جائے, اور ان میں سے ایک شخصیت ہے مولانا فضل الرحمان اور دوسری شخصیت ہے جناب محمود خان اچکزئی. تجویز یہ سامنے آئی ہے کہ چونکہ مذاکراتی عمل کے اندر دو ایسی شخصیات کو بٹھایا جائے جو کہ غیر جانبدار ہوں, اور وہ اس پورے کا پورے مذاکراتی عمل کو مانیٹر کریں اور یہ دیکھیں کہ کس کی طرف سے سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور کس کی طرف سے جو مذاکراتی عمل ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ دو حضرات اگر مذاکرات کامیاب ہوں تو اس کے لیے تالیاں بجائے, لیکن اگر مذاکرات ناکام ہوں تو یہ دو حضرات ایک انڈیپینڈنٹ گواہی دے سکیں کہ مذاکرات کو کامیاب کرانے میں کس کا کردار تھا اور مذاکرات کو ناکام کرانے میں کس کا کردار تھا. اس حوالے سے یہ بھی طے پایا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی صاحب سے رابطہ کیا جائے گا اور ان کو اس مذاکراتی عمل میں بطور مبصر شامل ہونے کی دعوت دی جائے گی, اور اگر ان کی طرف سے آمادگی کا اظہار کیا جاتا ہے تو پھر اس تجویز کو اگلی جو مذاکرات کا وہ جو ہونا ہے محفل اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم کے سامنے اس تجویز کو رکھا جائے گا, اور ان کو قائل کرنے کے بعد ان دو حضرات کو بھی اس مذاکراتی عمل میں شامل کیا جائے گا, اور اس طرح یہ جو مذاکراتی عمل ہے آگے بڑھے گا. گورنمنٹ اس حوالے سے کافی سنجیدہ نظر آ رہی ہے کہ وہ اس مذاکراتی عمل کو کامیاب کرے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ جو اظہار کیا گیا ہے 31 جنوری کی ڈیڈ لائن کا, یہ ایک رکاوٹ کے طور پر سامنے آ سکتا ہے اگر اس اعلان کو باضابطہ طور پر مذاکرات کے لیے شرط کے طور پر شامل کیا گیا.
पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से दी जाने वाली तहरीरी मुतालबात में, तो फिर यह मामला ज़रा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से तहरीरी कौन कौन से मुतालबात सामने आते हैं और क्या उन मुतालबात को NRO से ताबीर किया जा सकता है या नहीं। इसके लिए हमें 3 जनवरी का इंतजार करना पड़ेगा। अपनी राय को जरूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।